नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में, जो कि इस क्रम का 5वां वीडियो है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 और 8 की बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपका जो पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? रामसर, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया हुआ है कि यह एक वेटलैंड होता है, अर्थात आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इसका सबसे पहला जो आर्द्र भूमि डिसाइड किया गया था, यह ईरान के रामसर शहर में है और ये पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने साइट हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 8 हैं। कितने हैं? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसमें से लगभग सभी लग रहे हैं कि हाँ, राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई 2 ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी आपके पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित है, न कि राष्ट्रीय वन नीति से। तो पहला आप हटा दीजिए। तो पहला देखिए, तीनों में है, ए, बी और सी में है, अर्थात इसका आंसर जो सही होगा डी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, जो कि इम्पोर्टेंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, जब वनों के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2 आधारों पर यह प्रश्न पूछा जाता है। पहला आपका जो है वनों का क्षेत्रफल होता है और दूसरा कुल वनावरण होता है। तो जो वन क्षेत्रफल है वो लगभग कितना प्रतिशत है भारत में? वो जो है आपका 21% है। कितना? 21%। और अगर हम वनावरण और वृक्षावरण अर्थात कुल वनावरण की बात करते हैं तो यह लगभग 24% के आसपास आता है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वह बी है। प्रश्न संख्या 4, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर उसके क्षेत्र के आधार पर ज़्यादा वन पाया जाता है? हालांकि अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जबकि प्रतिशत के आधार पर कौन सा राज्य है? मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। प्रश्न संख्या 5, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है, सेम बिल्कुल प्रश्न है, डी, मिजोरम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो छठवां का जो सही होगा वो सी होगा, ठीक है, क्योंकि नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य नहीं है, यह मिजोरम राज्य है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है टेट के लिए स्पेशली, क्योंकि अब जितने भी प्रैक्टिस सेट का हम अध्ययन करेंगे उसमें से जो प्रश्न रहेगा वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहेगा। तो यह वालपराई जो है, यह शहर है, आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है। तो यह जो शहर है, यह जो नगर है, यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। जहाँ तक हमें लगता है कि यह राज्य जो है आंध्र प्रदेश से यह नगर जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बट इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण, इसको नरसा भी बोलते हैं, NRCA भी बोलते हैं और NRSA भी बोलते हैं, के अनुसार इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में है। नरसा का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। नाटमो का मुख्यालय जो है वो आपका जो राष्ट्रीय मानचित्रावली से संबंधित है वो आपका कोलकाता में है। 8वां जो है इसका जो है बी सही है, ठीक है। तो सर्वाधिक किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे मिजोरम को नहीं माना गया है नरसा के द्वारा। तो ये सब भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। आप यही मान के चलिए कि जो सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशत वाला राज्य है वो मिजोरम ही है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित
राज्य समूहों में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं लगभग उन सभी क्षेत्रों में वनावरण जो है 75% से अधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है। यहाँ पर अगर असम किसी ऑप्शन में दिया गया है तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि असम अधिकतर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है और असम का डेवलपमेंट हुआ है, और जानते हैं कि जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ पे वनावरण को नुकसान पहुँचता है, और स्पेशली खेती वगैरह भी असम में की जाती है। तो असम से संबंधित जितने ऑप्शन हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, सी, और डी हम देख लेते हैं कि डी क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन तीनों राज्यों में जो है 75% से अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादित है। प्रश्न संख्या 10, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि के अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तो ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई, ये सब जितने भी बातें कही गई हैं ये किसी न किसी तट से संबंधित हैं, और वो 4 तट आपके, वो जो 4 क्षेत्र हैं आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से जितने भी बातें कही गई हैं वो सुंदरवन से संबंधित है, स्पेशली मैंग्रोव वन से संबंधित चीज़ें हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में से एक जो पारित की गई थी वो 1972 ईस्वी में पारित की गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट अन्य जो प्रोजेक्ट वो सब आए हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1974 में आया हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में आया हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आने वाला है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और एक प्रश्न पूछा जाता है वन प्रबंधन संस्थान, तो वन प्रबंधन संस्थान जो है वह भोपाल में है, और उसी से संबंधित उसकी एक शाखा कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो ऐसे पूछा जा सकता है, और दूसरा जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जो 13 का उत्तर सही है वह है जाइंट पांडा। कौन है? जाइंट पांडा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वन ह्रास का मुख्य कारण है? तो सड़कों का विकास, औद्योगिक विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि विकास। अब ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। अब समस्या यह हो जाती है कि क्योंकि सभी लगभग जो हैं वनावरण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं ज़्यादातर करते तो हैं बट ज़्यादा नहीं करते हैं। औद्योगिक विकास, कृषि विकास ये सबसे ज़्यादा करते हैं। वर्तमान समय में जो हालिया दौर चल रहा है इसमें से औद्योगिक विकास जो है ये सबसे ज़्यादा वनह्रास का कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका दिल्ली में है। जिसका आपका उत्तर ना समझ में आए, अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह संस्था कहाँ पे है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नई दिल्ली ही मारिए, क्योंकि नई दिल्ली में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का केंद्र है जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, और 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें आपसे पूछा गया था। तो जो इसका उत्तर सही है वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन उल्लेखित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा, पेरियार हाथी। तो पेरियार सही है, काजीरंगा गैंडा सही है, पेरियार हाथी इन सब के बारे में हम जानते हैं, घाना के बारे में नहीं जानते क्या है, इसीलिए यह जो है आपका गलत है। चलते हैं अगले पेज पर।
प्रश्न संख्या 19, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घास स्थल, जीवमंडल स्पेशली बायोस्फीयर की बात की जा रही है। तो घास स्थल, कृषि उत्पादन और वायुमंडलीय संतुलन ये केवल खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आनुवांशिक विभिन्नता ये संपूर्णता को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात यही उत्तर जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैवमंडल निचय की सूची में नहीं शामिल है? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, कच्छ का रण। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इसका जो उत्तर है ये कच्छ का रण है, सी। ठीक है। यूनेस्को के, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से लगभग 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न वही पूछा जा रहा है कि किस जैवमंडल निचय को यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल किया गया है। तो कच्छ का रण, जो कि एक भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वह यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। बाकी अन्य सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी यह शामिल है। पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ का रण है। लेकिन यूनेस्को की सूची में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। ये लगभग सभी विशेषताएं किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से विशेषता रखती हैं, समता रखती हैं। उपग्रह सर्वेक्षण के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका है? इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 21% भाग पर वनावरण पाया जाता है, जबकि वृक्षावरण एवं वनावरण जो है टोटल लगभग 24% भाग पर पाया जाता है। तो यहाँ पे 21% के आसपास जो उत्तर होगा वही आप आंसर मारिए। हालांकि यह उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर पूछा गया है, तो 32 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 28 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 बहुत कम हो जाएगा, तो 19 जो है लगभग 21 के क्या है, पास है। यही आपका आंसर सही होगा। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो फिर से वही प्रश्न आ गया है, मिजोरम आपका सही होगा। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं 24, पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान में तो गलत है, पश्चिमी तट में ये भी गलत है। पूर्वी, ये आपका जो पूर्वी दक्कन है यहाँ पे वृक्षाच्छादित, जहाँ पे नीलगिरी वगैरह क्षेत्र जो पड़ता है उसी को पूर्वी दक्कन के नाम से जाना जाता है। तो ये सर्वाधिक, या आपका साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली जो हो गया, शांत घाटी केरल की, ये सब पूर्वी दक्कन, ये सब उसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न संख्या 24 है आपका, ये वृक्षाच्छादित क्षेत्र पूछा गया है, वनाच्छादित नहीं। तो ये जो क्षेत्र होगा ये आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होगा, तमिलनाडु का क्षेत्र होगा। ठीक है, पूर्वी दक्कन, तो पूर्वी दक्कन सही है, ये वृक्षाच्छादित। प्रश्न संख्या 25, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है? सघन वनावरण, तो वनावरण कई प्रकार का होता है, जब इसका आप अध्ययन करेंगे। कुल वनावरण जो है 21% है, और जो सघन वनावरण है वो कितना है, 12%। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो प्रसिद्ध है वो सुंदरवन है, ये आप सभी जानते हैं। कथन है उड़ीसा तट में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। अब उड़ीसा तट के आसपास चक्रवात तो बहुत सारे आते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, और महानदी ये भी सही है कि महानदी जो उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है, उसका जो जहाँ पे वह समुद्र से मिलती है, तो भारी मात्रा में जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब उनको ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि मैंग्रोव वनस्पतियों के कारण, मैंग्रोव वनस्पतियाँ एक प्रकार से अवरोधक का कार्य करती हैं। जितनी चक्रवातें होती हैं, समुद्री तूफान होते हैं, जो लहरें होती हैं, वो
इन वनस्पतियों के कारण स्थल पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। तो उन वनस्पतियों को जब उनको काट दिया गया है तो इससे जो चक्रवात वगैरह आते हैं वो उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। तो अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ कई प्रकार की होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और तमाम प्रकार। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, शीतकटिबंधीय वनस्पति जिसमें घास वगैरह शामिल की जाती हैं। तो पर्णपाती अर्थात वे वृक्ष जो एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उनको पर्णपाती वन कहा या वृक्ष कहा जाता है। तो इसका जो सही है एशिया। ठीक, अब एशिया इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से यही सही होना चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांत अंतर्गत यानी वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो लगभग 33% होना चाहिए। ये सामान्य स्थिति में जैसे कोई स्टेट हो गया, नॉन माउंटेन स्टेट हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनके लिए लगभग 75 या 70% के आसपास है। उससे अधिक वनावरण होना चाहिए। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छेदित है? तो यह फिर से वही प्रश्न आ गया, मिजोरम। लगभग 5-6 प्रश्नों में मिजोरम को ही पूछा गया है, तो ये काफ़ी सरल है। तो ये प्रैक्टिस सेट 7 हो गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं आपके, आप उसको देख सकते हैं या आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लगाए गए हैं कि वन्यजीव सुरक्षा नियम का। भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत के कुल क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन का है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। चलिए अगले सेट पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 8। तो यहाँ पे लगभग जितने सेट शुरुआत हुए हैं उन सब में रामसर से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रामसर आप पढ़ लीजिएगा, रामसर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उसका थीम क्या है, ये सब लगभग मेरे वीडियो में बताए गए हैं, इसके पहले के वीडियो में। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के, देखिए एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ गया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। यह कहाँ स्थित है? यह जो है आपके आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो निश्चित रूप से अगर प्रतिशतता की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर मिजोरम आता है। तो मिजोरम यहाँ पर शामिल नहीं है, अर्थात इसका जो उत्तर सही होगा अरुणाचल प्रदेश। रिक्त स्थानों में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत था? इसका जो है 7% था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टैक्सस वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी होती है। तो ये सभी तीनों कथन महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और ये तीनों कथन क्या हैं? सही हैं। और आप इन तीनों कथनों को रट लीजिए कि टैक्सस वृक्ष पाए कहाँ जाते हैं, इनसे किस प्रकार की औषधि बनती है और किस रोग के लिए वो ज़रूरी है। सारी चीज़ें आप लिखी गई हैं यहाँ पे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, तो इसके पहले भी हमने पढ़ा एक वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, किरण बेदी। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और ये सर्वे मतलब कि कह सकते हैं कि ये यही सब कुछ थे। हालांकि जो जन्म हुआ था वो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा और एक कोई महिला थी उनके द्वारा हुआ था। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी हाल ही में इनकी जो है मृत्यु हो गई है सुंदरलाल बहुगुणा की। 5 मौसमों का बाग
7वां है, 5 मौसमों का बाग कौन सा है? महरौली के समीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक प्रश्न में नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि पूछा जाए। महरौली के समीप क्या है? 5 मौसमों का बाग। अर्थात यह ऐसे ट्रांजेक्शन में जोन में पड़ता है कि जहाँ से मानसूनी हवाएं भी चलती हैं, शीत ऋतु में भी आती हैं, ग्रीष्म ऋतु भी आती है, तो इत्यादि। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी, देखिए ये तीनों जो हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र हैं। और अगर आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है थोड़ा उत्तर में पड़ जाती है। ये थोड़ा जो है कह सकते हैं ना कि वो बर्फीला मौसम वाला क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन यहाँ पे तो कतई नहीं पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निश्चित रूप से पाए जाएंगे, अर्थात इसका जो उत्तर सही है वो 1 और 3 सही है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो लगभग 33% पर, अर्थात इसका जो उत्तर सही होगा 1/3 भाग पर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। कौन सा निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? जब हम वनों को काटते तो उससे कौन सी समस्या नहीं शामिल होती है? तो नगरीकरण जो है वो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि निर्वनीकरण का जो है एक क्या कहते हैं कि सकारात्मक प्रभाव है कि जब तक हम वनों को काटेंगे तो उसके बाद नगरीकरण क्या होगा? वो होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम हरी धातु है, यह भी सही है। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको रट लीजिए इस प्रश्न को। एल्युमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। बिल्कुल बचाती है? नहीं, एल्युमिनियम हरी धातु है क्योंकि वह पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह लकड़ी का स्थान लेकर के वनों को बचाती है? नहीं भाई, अब लकड़ी जो है भोजन बनाने के काम आएगा तो एल्युमिनियम थोड़ो भोजन बनाने के काम में आएगा। अर्थात 11 का जो सही होगा ए सही है, आर गलत। ठीक है, निश्चित रूप से। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे और आंध्र तट के सहारे। देखिए पहला जो है पश्चिम बंगाल तट के सहारे है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है गुजरात है, कच्छ का रण वाला क्षेत्र, कच्छ का रण वाला क्षेत्र ये है। चलिए प्रश्न संख्या 13, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 13वां का जो है ये मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्वत, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आप फोकस करेंगे तो इसकी स्थिति उत्तर से दक्षिण तक है, काफ़ी लंबाई में है। तो और अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। प्रश्न संख्या 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, पता नहीं। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमिएसिस रोग रहा। यूकलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो तीसरा तो बिल्कुल हटा दीजिए, सत्य। तो तीसरा जिनमें है उसको ख़त्म कर दीजिए तुरंत, ए और बी आपका ख़त्म। अब 1 और 2 4 सही है कि भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। तो ये चौथा सही हो गया आपका। 1 2 और 4
इसका जो है सी सही होगा। ठीक है। किस देश में कुल का सर्वाधिक वनाच्छादित है? जापान, सूरीनाम, इंडोनेशिया, गुयाना। तो 15वां का जो सही है वो है सूरीनाम। कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र पाया जाता है वो सूरीनाम में पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका का छोटा सा एक देश है जो कि ब्राज़ील के आसपास पड़ता है। तो आप जानते हैं कि वन संपदा में ब्राज़ील का एकाधिकार है। अगर सबसे ज़्यादा वनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन आपका रूस में पाया जाता है, लेकिन प्रतिशतता के मामले में नहीं। भारत में निम्नलिखित में से माफ़ कीजिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और आगे बढ़ते हैं, इसका यही सही होगा एग्जैक्ट, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, आर्द्र भी होता है और अपनी पत्तियों को गिरा भी देता है। ठीक है, कटीली झाड़ी या शीतोष्ण वन तो कतई नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 17, ये स्पेशली सीटेट को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? आपका बांस है, ब्रोंस है, चंदन है। तो आप हिमालय पर हैं और हिमालय की कल्पना में खोए हुए हैं, तो कौन कौन सी ऐसी वनस्पतियां हैं जो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिल सकती हैं? तो ये आपका ए है, बांस और चंदन। क्या है? बांस और चंदन। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या यहाँ पे तो 96 बताया गया है, लेकिन आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। संभवतः 104 से 105, करंट में 104 से 105, या कह सकते हैं कि 105 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो निश्चित रूप से यह जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है मध्य प्रदेश सही होगा। ये भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है तो मध्य प्रदेश ही है। प्रतिशत नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन वन क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की 1/3 क्षेत्र को वृक्षों वनों से ढकना है। तो दो तो निश्चित रूप से सही है। दो क्या है? निश्चित रूप से सही है, बट एक जो है वह गलत लग रहा है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21% क्षेत्र जो है वन के रूप में है। चलिए मान लीजिए 20% है, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक है, सही भी मान सकते हैं। बट ये जो 40% दिया गया है सघन वन है, ये गलत है। कुल कितने प्रतिशत सघन वन है? ये 12% जो है सघन वन है। प्रश्न संख्या 22, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? और यह इसकी स्थापना जो है 1980 में ही हुई थी। और वन संस्थान, भारतीय वन संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1927 ईस्वी में हुई थी। तो लेकिन यहाँ पे वन संरक्षण की बात की गई है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम भी ठीक उसी प्रकार से है 1980। किसी एक वीडियो में हम जितने भी पूरे एक पर्यावरण से संबंधित जितने भी तारीखें हैं, जितने भी वर्ष हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके पेपर से पहले ही वो वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा मेरे द्वारा, तो ध्यान देते रहिएगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको पता चल सके, और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को
जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको पढ़ा है। तो भारत का जो जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर जो है बी सही है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो वर्ष 1992 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1992 में, 1992, ठीक है। तो उसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस सम्मेलन के नाम से जानते हैं? रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1992 का, यह ब्राज़ील का एक शहर है। और उसके बाद जो है 5 वर्ष बाद, लगभग 1997 में, उसी को पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से कहा जाता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कार्बन के संरक्षण या कार्बन के निस्तारीकरण से संबंधित था। क्योटो जो है जापान का एक शहर है, और यहीं पर डिसाइड किया गया था कि जितने भी विकसित देश हैं वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन का हिस्सा विकसित देशों को प्रदान करेंगे। और यहीं पे कार्बन क्रेडिट नामक शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अभी हाल ही में कार्बन क्रेडिट से संबंधित प्रश्न जो है आपके पीसीएस में पूछा गया था कि कार्बन क्रेडिट संकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। तो यह वर्ष जो है 1997 है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रियो +10 भी पूछा जाता है। रियो +10, रियो 1992 +10 अर्थात 2002, यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। यह आपके सतत विकास के एकदम बिल्कुल सतत विकास पर फोकस था आपका। 2002 का जो सम्मेलन था। इसके बाद रियो +20 होता है, 2012 का सम्मेलन होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रियो +20, तो रियो आप याद कर लीजिए, और जब प्लस पूछा जाए तो उसमें वर्ष आप जोड़ दीजिए करिए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन देने या प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने है। तो ये गलत है भाई, 2022 तक क्या कम करेंगे आप? या विश्व बैंक द्वारा, ये भी गलत है। इसका सबसे सही उत्तर ए है। यह सरकार एवं व्यावसायिक नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, यानी कि एक प्रकार से एक साक्षरता प्रदान कर रहे हैं ग्रीन हाउस से संबंधित। यहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रणेता। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आ गया। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने केवल सुंदरलाल बहुगुणा को देखा था, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में भी बताया था। लेकिन ये भी बताया था कि जो सबसे पहले जिन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया चिपको आंदोलन का, वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो ये अगर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों ऑप्शन में आ जा रहे हैं, और पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, जनक कौन है, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट हैं। अगर चंडी प्रसाद भट्ट नहीं पूछते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। और अगर किसने विशद रूप में चिपको आंदोलन को अग्रसारित किया तो वो कौन होंगे? सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। ये पढ़े लिखे थे सुंदरलाल बहुगुणा, और ये एक प्रकार से पूरी तरह से लीगल प्रोसेस से जो है चिपको आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी हाल ही में जो 30 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, सुबह के समय में पहली मीटिंग में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट, मैंने बोला ना कि जब आपको नहीं समझ में आए कि यह इंस्टीट्यूट संस्था कहाँ पर स्थित है और नई दिल्ली ऑप्शन में दिया गया हो, तो तुरंत आप क्या टिक कर दें? नई दिल्ली। तो यह कौन सा सही हो गया? नई दिल्ली जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वहीं पर अवस्थित है। नई दिल्ली में ही आपका
NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उसका भी मुख्यालय वहीं पर है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड ये भी सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में भी है ये भी सही है। पिन वैली तो जम्मू कश्मीर, देखिए तीनों तो कन्फर्म है कि ये जो है सही है। अगर तीनों कन्फर्म है तो चौथा तो यही होगा कि पिन वैली जो है ये आपका सही नहीं है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो कौन होगा, ये होगा। अब ध्यान देना होगा कि पिन वैली स्थित कहाँ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि पिन वैली कहाँ स्थित है। और अब निश्चित रूप से आप चेक करिए, अगर मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो आप तुरंत वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको नोट करिए और उस चीज़ को सर्च करिए कि पिन वैली कहाँ पे है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण श्रेष्ठतर पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए किस क्षेत्र में? स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पर्यावरण, ये राजीव गांधी पर्यावरण श्रेष्ठतर पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने लगभग 60 प्रश्नों का अध्ययन किया है और ये सभी 60 प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर प्रश्नों को हमने देखा है कि वन्य जीव संरक्षण या राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित हैं, वन से संबंधित हैं, वनस्पतियों से संबंधित है और तमाम प्रकार के पर्यावरणीय दिवसों से संबंधित हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए इन सभी प्रैक्टिस सेटों का, तो आप टेलीग्राम एक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, या अर्थग्राफी जिस नाम से यह चैनल है उसी नाम से एक टेलीग्राम का भी चैनल है अर्थग्राफी, और उस पर आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको जो है PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है और आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।